नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कैबिनेट दिस वीक। कार्यक्रम में सबसे पहले एक नजर उन फैसलों पर जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को दी मंजूरी। भारत नेट के तहत निर्मित बुनियादी ढांचे के व्यापक उपयोग के लिए बीबीएनएल का बीएसएनएल में किया जाएगा विलय। 26,316 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। मोबाइल सेवा से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवा के लिए परियोजना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी के लिए गारंटी पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी। कैबिनेट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा ब्राजील में BMSEAL परियोजना के विकास के लिए अतिरिक्त निवेश को दी मंजूरी। और अब बात सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL को पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। मंत्रिमंडल ने BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के विलय को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के दूर दराज के गांवों में 4G मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए 26,316 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली एक परियोजना को भी मंजूरी दी है। देखते हैं इससे संबंधित ये रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL के पुनरुद्धार के लिए 1,64 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। पैकेज के 3 हिस्से हैं: सेवाओं में सुधार, बही खातों को मजबूत करना और फाइबर नेटवर्क का विस्तार। एकदम रिमोट एरियाज हैं, उनमें भी ऐसी ही अच्छी हाई स्पीड की इंटरनेट सर्विस मिले, उसके लिए ये वाला अनुमोदन किया गया आज कैबिनेट में। द की पार्ट्स ऑफ द कैश सपोर्ट आर फर्स्ट द स्पेक्ट्रम, second the capital investment, third the viability gap funding, which I explained during the first part of this briefing. These three are the large elements of cash support. दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए फैसले के बारे में बताया कि सरकार BSNL को 4G सेवाओं की पेशकश करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। BSNL के 33,000 करोड़ रुपए के वैधानिक बकाये को इक्विटी में बदला जाएगा। साथ ही कंपनी इतनी ही राशि यानी कि 33,000 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज के भुगतान के लिए बॉन्ड जारी करेगी। मंत्रिमंडल ने BSNL और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL के विलय को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार BSNL को 2014-15 से 2019-20 के दौरान व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए 13,789 करोड़ रुपए देगी। इस विषय पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं BSNL के चेयरमैन PK पुरवार जी। पुरवार जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। नमस्कार जी। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो पैकेज का ऐलान किया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिस तरह के BSNL के लिए पैकेज दिया है, आप इसे कैसे देखते हैं? इसकी आवश्यकता क्यों थी? अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है और जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। BSNL बिकॉज ऑफ सर्टेन लीगेसी इशू की वजह से उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा था, तो भारत सरकार ने इस कंपनी को मजबूत करने के लिए और स्पेक्ट्रम जो इसका रॉ मटेरियल है जिसके थ्रू हम कम्पीट करते हैं, उसको दोबारा अलॉट करने का निर्णय लिया, जिससे कि BSNL अपने ग्राहकों को और ज़्यादा अच्छी सुविधा दे सके और 4G की सर्विसेज को जल्दी से जल्दी लॉन्च कर सके। तो ये पूरा जो निर्णय था वो अगर हम कहें तो 3 भागों में हम कहेंगे कि जो हमारे लीगेसी इश्यूज थे
उनको एड्रेस करने का, जिससे कि जो बैलेंस शीट पे स्ट्रेस है जी। इन टर्म्स ऑफ एजीआर का जो बकाया था उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने का। दूसरा जो डेट है उसको सॉवरेन गारंटी से रीस्ट्रक्चर करने का। और जो दूसरा पार्ट है उसका वो था कि किस तरह से ग्राहकों को अच्छी सुविधा मिले, उसके लिए स्पेक्ट्रम और कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने का। जी। तीसरा जो हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा है वो गांव तक पहुंचे, उसके लिए भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क का और बीएसएनएल का विलय करके एक यूनिफाइड एंटिटी को क्रिएट करना, जो कि गांव के दूर दराज तक हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा को प्रदान करने में सक्षम हो। जी। पुरवार साहब, अगर देखा जाए जैसा आपने भी बताया और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी जानकारी दी थी कि इसके 3 हिस्से मोटे तौर पर हैं। एक तो सेवाओं में सुधार करना, जो बीएसएनएल की सेवाएं हैं उसके सेवाओं में सुधार करना। दूसरा जो भाई खाते जो हैं उनको एक तरह से मजबूती प्रदान करना। और तीसरा इसका स्पेक्ट्रम की दृष्टि से उसका विस्तार करना। लेकिन लगातार जो बीएसएनएल की प्रणाली कार की वो रही है, योजना रही है, उसको लेकर कई बार सवाल उठते रहे हैं। आप कैसे देखते हैं कि इसके बाद सेवाओं में किस तरह से सुधार आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनसे खासी चुनौती मिलती है बीएसएनएल को। अगर हम देखें तो टेलीकॉम सेक्टर एक अपने आप में ऐसा सेक्टर है जिसमें कि हाइपर कंपटीशन है, लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड लगभग सभी कंपनियों को एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव दायरे में गुजरना पड़ता है। अगर हम कहें तो इस क्षेत्र में केवल एक कंपनी को अगर हम छोड़ दें तो लगभग सभी कंपनियां फाइनेंशियल स्ट्रेस या लॉसेस को फेस कर रही हैं। जी। तो सरकार का जो निर्णय है वो निर्णय एक कंपटीशन को कस्टमर के बेनिफिट के लिए मेंटेन करना और सरकारी तंत्र को मजबूती प्रदान करना, जिससे कि वो कंपटीशन में एक भागीदार की तरह से और एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर की तरह से उभरे। और तीसरा टेलीकॉम स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, जहां पे कि आज की तारीख में बहुत सारे सुरक्षा के इश्यू जुड़े हुए हैं। सुरक्षा के दृष्टि से भी एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का होना टेलीकॉम सेक्टर में बहुत आवश्यक है। तो इन सब चीजों को विचार करते हुए सरकार ने एक बड़ा नीतिगत निर्णय लिया, और जो हमें लगता है कि जो हम बहुत सारे जिसको कहते हैं नॉन लिविंग प्लेइंग फील्ड के साथ मार्केट में कम्पीट कर रहे थे, क्योंकि बाकी प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं या कंपनियां हैं उनके पास एक्सेस टू द कैपिटल है, टू देयर प्रमोटर्स। बीएसएनएल का जो प्रमोटर वो भारत सरकार थी, तो भारत सरकार ने इक्विटी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके कैपेक्स के थ्रू और जो स्पेक्ट्रम के थ्रू इस कंपनी को मजबूती प्रदान करने का रास्ता प्रशस्त किया है, जिससे कि बीएसएनएल इक्विटेबल मैनर में मार्केट में कम्पीट कर सके। जी। जो बीबीएनएल और बीएसएनएल के विलय का फैसला है, इस पे आपका क्या कहना है? इसकी आवश्यकता क्यों थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी का विजन है हर गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा पहुंचे। पहले जो निर्णय था वो ये था सारी ग्राम पंचायतों तक पहुंचे, और अब उस निर्णय को बढ़ाकर 6 लाख जो हमारे गांव हैं उन सभी गांव में पहुंचाने का है। जी। अब इस नेटवर्क में जो हम बीबीएनएल का नेटवर्क देखें तो एक मिडिल माइल नेटवर्क था। ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट कैपिटल, स्टेट कैपिटल से जो केबल लैंडिंग स्टेशन हैं सबमरीन के, उन तक सभी तक बीएसएनएल का नेटवर्क था। केवल ब्लॉक से गांव तक का जो नेटवर्क था वो बीबीएनएल का था। तो सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया, एक ही एजेंसी जो है पूरे कार्य के लिए जिम्मेवार हो और उसकी रखरखाव से लेके और यूटिलाइजेशन तक जिम्मेदारी का वहन एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हो, जिससे कि उसको जिम्मेदार बनाया जा सके। जी। तो बीबीएनएल आज की तारीख में जो ऑर्गेनाइजेशन था वो केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉक से लेके गांव तक बना रहा था। उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए उनकी फील्ड के लेवल पे उतनी पहुंच नहीं थी। बीएसएनएल चूंकि ऑल इंडिया लेवल का ऑपरेटर है, जिसकी कि अपने कस्टमर तक पहुंच करने के लिए बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी भी हैं, और साथ ही साथ एक डिजिटल नेटवर्क हमने क्रिएट किया हुआ है। जी। इस मर्जर से, बीएसएनएल और बीबीएनएल के मर्जर से एक सिंगल यूनिफाइड नेटवर्क फ्रॉम स्टेट कैपिटल, नेशनल कैपिटल टू विलेजेस क्रिएट होगा, और जिसको जिम्मेदार बनाया जाएगा कि वो
सरकार के जो जी नीतिगत निर्णय हैं उनको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करे और जी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो और जी इसके यूटिलाइजेशन को आगे बढ़ाए। जी बिल्कुल। पुरवार जी, एक महत्वपूर्ण बात इसमें से निकल के ये आई है कि मोबाइल सेवा से जो वंचित गांव हैं उनमें 4G सेवा के लिए भी एक बेहतर परियोजना के उद्देश्य से भी ये फैसला सरकार ने लिया है। गांव में दूरसंचार व्यवस्था और बेहतर हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे इसके तहत? जैसा मैंने कहा कि बीएसएनएल और बीबीएनएल का मर्जर एक मील का पत्थर है जिसके द्वारा गांव तक हाई स्पीड इंटरनेट और टेलीकॉम सुविधा को पहुंचाया जाए। लेकिन घर घर तक अगर हमको पहुंचना है तो हाई स्पीड इंटरनेट के अलावा मोबाइल जो आज की तारीख में है वो बहुत बड़ा माध्यम है। जी 4G सर्विसेज आज की तारीख में जो डाटा नेटवर्क है, डाटा की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, तो सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि देश के कोने कोने तक 4G सर्विसेज का अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कस्बे हो, चाहे वो मिडिल काइंड ऑफ सिटी हो या मेट्रो सिटीज हो। तो ये सुविधा गांव तक पहुंचने में, क्योंकि ऑपरेटर्स को ये लग रहा था कि जो पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पूर्णतः उनको रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए जो गांव छूट रहे थे, जो कि करीबन 25,000 प्लस गांव हैं, उनमें कोई भी ऑपरेटर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था क्योंकि जी वहां वायबल बिजनेस केस नहीं था। जी उसको पूरा करने के लिए सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि हर घर तक और हर व्यक्ति के पास 4G की मोबाइल की सुविधा पहुंचे और उसको करने के लिए लगभग 30,141 गांव को ये सुविधा देने के लिए 26,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जो कि बीएसएनएल एज ए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इसको एग्जीक्यूट करेगी, जिससे कि हर व्यक्ति तक 4G की सुविधा को पहुंचाने का एक जो निर्णय सरकार का है उसको हम आगे बढ़ा सकें। तो हर गांव तक 4G की हाई स्पीड सर्विसेज जो योजना है इसके द्वारा पहुंचेगी। जी पुरवार जी, अभी तक देखने में ये आता था कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में तो जो बीएसएनएल की सेवाएं हैं वो कुछ बेहतर हैं, लेकिन मुंबई और दिल्ली के अलावा अगर बाकी देश की मैं बात करूं तो उसको लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों में सेवा बेहतर हो, इसके लिए बीएसएनएल की भावी योजना क्या है? बीएसएनएल आज की तारीख में पूरे देश में अपनी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए पहला चीज जो हम करने जा रहे हैं, जी अपने जो कोर नेटवर्क है जिसपे कि डाटा एक ट्रांसमिशन लाइन की तरह चलता है, उसको हम और सुदृढ़ करने जा रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि जो पिछले 3 साल के अंदर डाटा की रिक्वायरमेंट लगभग 8 से 10 गुनी जो बढ़ी है उसको हम और अच्छी तरह से मीट आउट कर सकें। दूसरा, हम अपनी 4G सर्विसेज को और विस्तृत रूप से ले जाना चाहते हैं। उसके लिए 1 लाख नए 4G स्टेशंस हम स्थापित करेंगे, जिससे कि हमारी 4G की सुविधा हमारे कस्टमरों को न केवल बड़े शहरों में बल्कि दूर दराज के जो हमारे कस्बे भी हैं उन तक भी पहुंचे और सभी लोग जो बीएसएनएल के कस्टमर हैं, जो आज की तारीख में डाटा हाई स्पीड डाटा का मोबाइल पे उपयोग करना चाहते हैं, उनको स्पीड और क्वालिटी दोनों जो है निरंतर रूप से और अच्छे तरीके से मिल सके। जी पुरवार जी, अगर मैं बात करूं कल्याणकारी योजनाओं की, कि सरकार का एक बहुत बड़ा जोर रहा है कि गांव तक जो सरकार की योजना है वो बेहतर ढंग से उनका प्रचार प्रसार हो, गांव में हर व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुंचें। इस दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो दूरसंचार जो सेक्टर है वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है या निभा सकता है आने वाले समय में? देखिए, दूरसंचार अगर हम सेवाओं को देखें जी तो ये आज की तारीख में रोजमर्रा की जरूरत की तरह है। जैसे कई बार हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, अब जब बातचीत होती है गांव के स्तर पर तो वो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान और इंटरनेट। तो इंटरनेट की आवश्यकता हर चीज के लिए बहुत जरूरी हो गई है। अगर हम एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो गांव में बैठा व्यक्ति भी बड़े से बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो एजुकेशन के पैकेज मिल रहे हैं उसका फायदा लेना चाहता है। जी अगर गांव का अस्पताल भी है तो बड़े अस्पतालों से, एम्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन से या अदर जो शहरों के बड़े ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना चाहता है, उसमें दूरसंचार का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, आज सारे पेमेंट चाहे गांव में हो चाहे शहरों में है, लोग अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग जो है एक बड़ी सुविधा है। जी तो ये सारा जो डिजिटल इकोनॉमी है उसका पूरा का पूरा सुविधा इंटरनेट के द्वारा हो रही है। जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जो सरकार अपने बहुत सारे
जो विभाग हैं उनके द्वारा कस्टमर को देना चाहती है, सिटीजन्स को देना चाहती है, वो सारी की सारी जो है वो डिजिटल हो रही है, वो जी। इंटरनेट के द्वारा है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत ही सुदृढ़ ढांचा दूरसंचार का चाहिए देश के हर कोनों में। तो ये सारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो भारत नेट को मजबूत करने की बात हो या 30,000 गांव में 4G की सुविधा को लाने का नजरिया हो, ये सरकार का एक बहुत बड़ा जो सोच है कि हम अगर देश को प्रगति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं तो उसमें डिजिटल प्रणाली का उपयोग और कंप्यूटर्स और इंटरनेट का उपयोग, सुविधा को लास्ट माइल में जो व्यक्ति है बॉटम ऑफ द पिरामिड तक अगर पहुंचाना है तो इंटरनेट और दूरसंचार एक बहुत बड़ा माध्यम है। जी। और ये सोच को लाने के लिए जहां जहां गैप्स थे इंटरनेट कनेक्टिविटी में, मोबाइल की कनेक्टिविटी में, 4G की सुविधा में, ये दोनों निर्णय इन गैप्स को फिल करने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। जी। पुरवार जी, अगर बात 4G मोबाइल सेवा की जाए तो अभी इसकी स्थिति देश में क्या है? देखिए, आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये 31,000 गांव को अगर हम छोड़ें जी। तो 4G की सुविधा काफी बड़े स्तर पे लोगों तक पहुंची हुई है। चाहे वो मेट्रो सिटीज हों, चाहे वो टीयर 1 सिटीज हों, टीयर 2 सिटीज हों, कस्बे हों, वहां तक लगभग सभी को पहुंच गई है। लेकिन 4G की सुविधा गांव के कुछ हिस्सों में अभी नहीं पहुंची थी। तो ये जो निर्णय है सरकार का, इस निर्णय में उन्होंने न केवल 31,000 गांवों को चिन्हित किया है कि इन गांवों में नहीं है, बल्कि इस निर्णय में यह भी प्रोविजन है कि 20% गांव में अगर सर्वे करने के बाद यह पाया जाता है कि 4G मोबाइल की सुविधा नहीं है तो इसी निर्णय के अंदर उन गांवों में भी इस सुविधा को पहुंचाया जाएगा। तो ये पूरा जो प्रयास है वो ये है कि 4G मोबाइल की सुविधा हर गांव तक पहुंचे, जिससे कि हर देशवासी इस सुविधा का फायदा ले सके। पुरवार जी, ये तो सरकार का कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन जिस तरह की चुनौतियां हैं, अगर मैं बाजार की बात करूं, तमाम दूरसंचार कंपनियां जो प्राइवेट सेक्टर की हैं वो अलग अलग लुभावने ऑफर भी ग्राहकों को देती हैं। कीमतों की अगर मैं बात करूं तो कीमत की दृष्टि से ये कितना और बेहतर होने वाला है कि आम आदमी को, ग्राहक को कैसे आप और सुविधाएं बेहतर दे पाएंगे? देखिए, अगर हम देखें तो कस्टमर के लिए दो बड़ी चीजें होती हैं। जी। एक तो कवरेज और दूसरी चीज इंटरनेट के जमाने में स्पीड और अवेलेबिलिटी। जी। तो जैसे ही हम और मोबाइल टावर लगाएंगे तो मोबाइल की जो कवरेज है और बढ़ेगा, पहला चीज। और जो अनकवर्ड एरियाज हैं आज की तारीख में, उनको कवर करने का प्रयास है इस निर्णय के अंदर। दूसरी चीज है स्पीड। जैसे ही हम बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं, 2G से 3G, 3G से 4G, जैसे ही हम 4G की तरफ बढ़ेंगे तो 4G ज्यादा बैंडविड्थ को प्रोवाइड फॉर करता है, तो कस्टमर का जो क्वालिटी ऑफ सर्विस का एक्सपीरियंस है और बेहतर होगा। जहां तक अगर हम पैसे की बात करें तो दूरसंचार आज की तारीख में हिंदुस्तान में ऐसे स्थिति में है जहां पे कि हमारे रेट्स वर्ल्ड में शायद सबसे लोएस्ट हैं। अगर बात की जाए तो आज की तारीख में जो प्रति कस्टमर आरपू है वो केवल 130 रुपए है। तो इस पूरे प्रश्न में ऑलरेडी टेलीकॉम जो उद्योग है वो बहुत ही कम रेट पे ऑपरेट कर रहा है, और मैं समझता हूं जो अगर हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो कस्टमर के बेनिफिट में होगा। और सरकार का जो निर्णय है कि हेल्दी कंपटीशन के लिए न केवल प्राइवेट सेक्टर बल्कि पब्लिक सेक्टर भी रहे, जिससे कि कस्टमर के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और जो भारत सरकार की संस्थाएं हैं वो कंज्यूमर के फायदे के लिए बराबर कार्य करती रहें और अच्छी सुविधा देके मार्केट में कंपटीशन को जिंदा रख सके। जी। अगर स्पेक्ट्रम की बात मैं करूं, मोबाइल टावर की बात करूं, तो इसके विस्तार के लिए किस तरह की योजना है? क्योंकि मोबाइल टावर की उपलब्धता को लेकर भी तमाम सवाल पूर्व में उठते रहे। ये बात मैं BSNL के लिए नहीं कह रहा हूं, जो दूरसंचार कंपनी हैं उनकी सेवाओं में भी इसके चलते असर पड़ता है। आप कैसे इसे और बेहतर करेंगे? सर, एक तो हम लगभग 1 लाख अपने टावर्स में जो है 4G सुविधा देने जा रहे हैं। जी। इस निर्णय के हिसाब से 31,000 नए जगह पे 4G सुविधा चालू होगी, जिसमें कि 26,000 गांव में नए टावर लगाने का निर्णय है। तो 26,000 गांव में जहां आज की तारीख में किसी भी ऑपरेटर की सुविधा नहीं है, उन जगह पे नए टावर लगेंगे तो कवरेज और क्वालिटी दोनों में इंप्रूवमेंट होगा। और मुझे लगता है कि जो अभी बहुत
5G का और अदर स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन चल रहा है उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जैसे जैसे स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी और बढ़ेगी, जो जरूरत डाटा की ज्यादा उपयोग की वजह से आई है, जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ऑपरेटर महसूस कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम के आने के बाद उसमें और सुधार होगा, और पूरे विभाग के अंदर और पूरे उद्योग के अंदर नई क्रांति आएगी, नई टेक्नोलॉजी की वजह से, और साथ ही साथ नए स्पेक्ट्रम आने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ सर्विस के चैलेंज आज की तारीख में आ रहे हैं, वो कैपेसिटीज बढ़ने की वजह से और सुविधाएं बेहतर होंगी। पुरवार जी, आपने बात की 5G की, देश में भी चर्चा 5G को लेकर हो रही है। बात तो दुनिया में 6G की भी चल रही है, लेकिन खास तौर से अगर बात की जाए 5G की, तो क्या हम धीरे धीरे BSNL या जो भी फैसले लिए गए हैं उस दिशा में क्या मील का पत्थर आगे साबित होंगे? बिल्कुल जी, देखिए, अगर हम 5G को देखें तो दुनिया भर में जो 5G का रोल आउट हो रहा है, वो 5G NSA, जिसको हम लोग अपनी जो है टेक्निकल भाषा में कहते हैं नॉन स्टैंड अलोन। इसका मतलब ये है कि नेटवर्क जो है वो 5G का है, लेकिन उसके पीछे जो बेस लाइन है वो 4G से जुड़ी हुई होती थी। तो 4G एक जिसको कहते हैं कि फाउंडेशन है जिसके ऊपर 5G का घर बनेगा। तो 4G सर्विसेज लॉन्च होना और उसको सुदृढ़ रूप से लॉन्च करना 5G के रास्ते को और हमारे लिए सुगम करेगा, और मुझे लगता है कि देश में 5G की सुविधाएं जल्दी ही आएंगी, और जो निर्णय अभी पीछे हुए हैं उन सब का बेनिफिट सेक्टर को बहुत बड़े रूप में मिला है और आगे भी मिलने जा रहा है। जी। पीके पुरवार साहब, आखिरी बात, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, आप कुछ इस टेक्नोलॉजी को लेकर कुछ खास बात कहना चाहते हो? देखिए, हम ये कहेंगे कि कस्टमर को अच्छी सुविधा देने के लिए हर ऑपरेटर को, चाहे वो BSNL या कोई और ऑपरेटर हो, टेक्नोलॉजी को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना होगा। जी, और हिंदुस्तान को अगर हमें कटिंग एज ऑफ इकोनॉमी पे रखना है, तो जो विश्व की जो टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है, वो उसको हमको दुनिया की टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान में भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। जी। और मुझे लगता है कि ये सोच उद्योग के अंदर भी और सरकार के अंदर भी है कि अगर हमको अपनी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, कॉस्ट ऑफ बिजनेस को रिड्यूस करना है, तो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और जो टेलीकॉम की टेक्नोलॉजी है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को कम करती है, और साथ ही साथ जो हम आज संवाद करते हैं जो पहले केवल जाके हो सकता था, उन सब चीजों को रिड्यूस करती है। दूसरी चीज, जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री 4.0, उसमें आगे जो विकास होने वाले हैं वो ऑटोमेशन की तरफ होंगे, जहां ऑटोमेशन में 5G टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा उपयोग होगा, और हिंदुस्तान की जो उद्योग हैं उनको अगर कॉम्पिटिटिव बनाना है तो हमें टेक्नोलॉजी के विकास को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे कि हम जो वैश्विक दायरे में अपना उद्योग है उसको कॉम्पिटिटिव रख सकें। जी, जाहिर सी बात है, दुनिया में टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है बहुत तेजी से बढ़ा है, और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो फैसला है BSNL को लेकर वो खासा महत्वपूर्ण है, बदलाव में एक मील का पत्थर साबित होगा। पीके पुरवार साहब, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।